कल सतीश सर आए थे मिलने के लिए, तो मैंने उनको कहा यार एक बार आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाए, ठीक है। मैंने यही कहा था 100 दिन में, जल्दी मत कराना। तो 100 दिन में कैसे प्री, अगर ये खुद होते कैंडिडेट तो वो क्या करते, ठीक है। उसके लिए आपसे, है ना, वो आपको बताएंगे। मैं वेलकम कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो? आवाज़ आ रही है सबको? कैसे हो आप? पहली बात तो मैं आज आना नहीं चाह रहा था, ठीक है, तो क्योंकि पिछली बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो मुझे लगा कि अब मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाऊंगा कि एक्सपेक्टेशन वो मैच हो जाए। पर सर ने बोला कि नहीं आ तो कुछ एग्ज़ाम आने वाली है, तो कुछ अगर लास्ट का कुछ बता दे तो बढ़िया रहेगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोशिश करता हूँ। तो ये कोशिश जरूर करूँगा कि कुछ ना कुछ पिछले वाली बातों से कुछ नया मिले, क्योंकि उस टाइम इमीडिएटली क्या हुआ था कि रिजल्ट आया था तो इमोशंस बहुत हाई थे। तो अभी थोड़ा 5 महीने स्टेबल हो गई ये चीज़ें, तो थोड़ा प्रैक्टिकल बातों पे ज़्यादा बात करेंगे, थोड़ा इमोशंस को कम रखेंगे, वो रहेगा। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि यार मतलब बहुत से आप लोगों के ये डाउट्स रहते हैं कि यार रिवीजन का एक क्वेश्चन बहुत इशू क्रिएट कर रहा है, कैसे रिवीजन करें। तो पिछली बार मैंने एक वो फ्रेंड से डिस्कशन करने वाला बताया, तो शायद बहुत से ऐसे होंगे कि जिनके वो नहीं होंगे, कुछ ऐसे दोस्त या नहीं बन पा रही होगी वो बॉन्डिंग। तो उसमें आप यार है ना खुद से क्या काम करो कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लो कि मुझे ये 60 सेक्शन आज दिन में पढ़ने हैं, और जो आपके पास गाइड होगी या यहाँ सर भी एक टेस्ट पेपर देते हैं उसमें उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, तो वो सॉल्व करो आप एक। तो उससे क्या होगा ना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितने आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, तो एक वो वाली चीज़ आएगी। दूसरा ये है कि एक लिख लिख के याद करने की कोशिश करो कि कोई भी डायरेक्ट है उसमें से आपने 10 सेक्शन कर लिए, उसके बाद आप उसको बंद कर दो, फिर देखो कि उसमें से आपको याद कितना है। जैसे डेफिनेशन वेलेबल ऑफेंस की है, नॉन वेलेबल की है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको एक बार पढ़ लो और फिर उसको लिखने का ट्राई करोगे कितना आप लिख सकते हो। तो उससे एक चीज़ आपको कवर कर पाओगे, आपको याद रहेगा कि यार ये चीज़ें मैंने छोड़ दी है इसके अंदर, और उस चीज़ को आप एड ऑन करो फिर। क्योंकि मेंस में जैसे क्या होगा ना कि आप जो लिखोगे ना उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने एक्यूरेट लिखा है ना बिल्कुल, तो 3 में से 3 नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिना मतलब वो नंबर काट लेते हैं, ठीक है। और कुछ मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। मेजर में से कुछ छूट गया क्या? तो इसके ना जैसे मैंने जो लगाया था ना और मेरे टाइम पे, तो इसमें था कि इसमें आपको 30 घंटे लगेंगे, ठीक है। एक बार आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो सब में 30 घंटे लगेंगे, इन सारे यहाँ तक सब में, ठीक है। तो 30 घंटे का मतलब क्या हुआ, अगर आप डेली भी इसको 3 घंटे पढ़ोगे ना तो आपका 10 दिन में आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा। सेम सबके लिए है, ठीक है ना। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, किसी किसी का ये डाउट भी रहता है कि बुक्स रेफर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो जो ये वाले जो है ना, इनके लिए आपको सीपीसी के लिए करनी पड़ेगी, टकवानी वाली बुक कर लो, कोई सी भी कर लो, कॉन्ट्रैक्ट में करनी पड़ेगी, टीपीए में करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में करनी पड़ेगी। आईपीसी सीआरपीसी में अगर आप बुक नहीं रेफर करोगे तो आपका काम चल जाएगा, प्री के लिए चल जाएगा कि जो 90 डेज वाली अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी ना उसमें अपन को ही करना है। तो 90 डेज में मेन चीज़ें आपको क्या देखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री निकालने के लिए। अभी मेंस की बात अपन नहीं कर रहे हैं, तो प्री के लिए सबसे पहले तो जो कंटेंट्स वाला जो सेक्शन है ना वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि इस सेक्शन में इतने सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं, और उस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन है। उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि जितने भी बैरक है ना आपके, सबके टेबल ऑफ कंटेंट्स की फोटोकॉपी करा लो और उसको 2 कंपाइलेशन कर लो। एक कर लो सिविल लॉ के लिए और दूसरा कर लो क्रिमिनल लॉ के लिए। अब जब भी घर पे ऐसा होना कि एक बार पढ़ लिया, सिर्फ इनको पढ़ो, दिन में एक बार पढ़ लो, 2 दिन से एक बार, जैसे एक दिन सिविल कर लिया, एक दिन क्रिमिनल कर लिया, उसमें सिर्फ आपको है ना सेक्शन ही पढ़ने हैं कि ये चैप्टर है, इसमें ये सेक्शन है, सिर्फ इतनी सी चीज़ करो उसके अंदर, ठीक है। ये सबसे इसमें क्या है ना, आप पुराने पेपर जितने भी उठाओगे ना आप देख लेना, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे बेस्ड है कि ये सेक्शन 306 में क्या दिया हुआ है, टेंडर ऑफ पार्डन कहाँ दिया हुआ है, ये सीधी सीधी चीज़ें पूछते हैं। तो यहाँ से आपके पूरे पेपर में अगर सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से आपके 5 से 7 सवाल सोल्व हो जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ आपको। अगर पेपर थोड़ा लाइट वेट आएगा ना तो और भी ज़्यादा सोल्व हो जाएंगे, आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है ना वो इलस्ट्रेशन। कोई भी जुडिशरी नई इलस्ट्रेशन नहीं बनाती, बहुत रेयर होगा कि कोई लैंडमार्क जजमेंट है उसके फैक्ट्स पे कोई नई इलस्ट्रेशन बना दी जाए। होता यही है कि जो भी आपके बैरेक्ट वगैरह होंगे ना वहाँ से सीधी की सीधी इलस्ट्रेशन पुटअप करी जाती है। तो आप इलस्ट्रेशन हर एक्ट की आपको अच्छे से आनी चाहिए। अभी आप मेंस का पेपर उठाओगे ना इस बार क्रिमिनल का, तो सेक्शन 36 आईपीसी, 36 37 आईपीसी, इसकी इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है। पुराने भी उठाओगे ना तो आपको इलस्ट्रेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे, या बाकी कोई लैंडमार्क जजमेंट है उससे मिल जाएंगे। जैसे पागला नारायण स्वामी वाली बहुत बार पूछी गई है इलस्ट्रेशन, है ना। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा एक डाउट रहता है केस लॉज का। आप 70 मार्क्स का अपना प्री रहता है लॉ का, उसमें आप उठा के देखोगे ना कभी भी 10 से ज़्यादा जजमेंट नहीं पूछी गई। वही पूछी गई थी पिछले आरजेएस के अंदर। ये जजमेंट आप कुछ भी कर लो आप नहीं याद कर सकते, क्योंकि वो पूछेंगे एनआई एक्ट से, और वो ऐसे पूछेंगे जो आपको आपने जिंदगी में नहीं सुनी होगी, आपके किसी ने नहीं सुनी होगी। ये होंगे आपके तुक्के, सही हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। इनकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सिर्फ उनको ध्यान रखो। और बाकी रिसेंट में कोई अगर लैंडमार्क हुआ है, किसी को रिपील कर दिया है, ठीक है, या कुछ नई रूलिंग आ गई है जिससे एग्जिस्टिंग प्रोविजन को एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ उन्हीं जजमेंट पे ध्यान दो, बाकी जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी है ना कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट
ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, इसके बाद में सीआरपीसी के होते हैं। बाकी करने आपको रीसेंट वाले तो आप करने ही हैं आपको, उसमें से आप ये करोगे ना तो कई बार ये होगा कि इसमें से 2-4 जजमेंट रीसेंट में से भी आ जाते हैं, वो आपके सही हो जाएंगे। तीसरी ये चीज़ हो गई ना। इसके बाद में आपकी चीज़ है टेस्ट सीरीज। पिछली बार मैंने बोला था, बहुत से लोगों को अभी बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज 100% ज़रूरी है। इसमें क्या दिक्कत रहती है, बहुत से बच्चों ने मेरे को पूछा कि ना सर मैंने पढ़ाई नहीं, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, तो मतलब टेस्ट दूंगी तो नंबर कम आ जाएंगे मेरे, क्या करना है आपको इन नंबरों से? हाई कोर्ट लेके जा रहा है यहाँ से कि आपके जेकेएस में टेस्ट सीरीज में कितने नंबर है, कोई मतलब नहीं है नंबरों का, ये सिर्फ आपको इंप्रूव करने के लिए है। मैंने देखा है कि प्री के 100 क्वेश्चन भी कुछ बच्चे 120 मिनट में नहीं कर पा रहे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे ना, तो फिर आपको ये टेस्ट 100% का 200% करनी है। अगर आप पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपने अपने आप को वैसे ही बाहर कर लिया, फिर आप हवा में उमार भरोगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता। टेस्ट सीरीज 100% कर लो, अभी से 90 डेज अगर आप टारगेट कर रहे हो, टेस्ट सीरीज कर ही लेना। और टेस्ट घर पे तो एक प्रैक्टिस के लिए आप दे सकते हो। मेरी राय ये है कि आप कोचिंग में आके टेस्ट दो। कोचिंग में आके देने का टेस्ट देने का रीज़न ये है कि जब आप घर से सोच के आते हो ना कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, तो आप मेंटल फ्रेम ऑफ एग्जामिनेशन में आ जाते हो कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ के बैठते हो, सीरियसली पेपर देते हो, ठीक है। और यहाँ के टेस्ट पेपर देते हो, पिछली बार बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, मोबाइल में देख के उम्र मत भरा करो। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो। जब भी टेस्ट दो ना, जो सही आपने करे ना, उसके साथ साथ आप गलत जो करें दोनों को देखना आपको। ये नहीं है कि आपके मान लो 30 क्वेश्चन गलत थे, सिर्फ आपने ना इन्हीं को देख लिया यार 70 तो मेरे सही हैं, पर 70 में से 20 क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपने तुक्के लगाए थे, हैं कि नहीं है? तो अगर आपने सिर्फ यही देखा ना तो ये 20 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। अगली बार जब आएगा ना तो उसको गलत कर दोगे आप। ये हुआ है कि नहीं हुआ टेस्ट, अगर किसी ने दिया तो ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो सही भी चेक करो, गलत भी चेक करो। टेस्ट यहाँ मेरे को लगता है कि सिर्फ संडे को ही होता होगा। तो एक है ना उनकी एक है ना सिंगल पब्लिकेशन है, उनकी एक है ना जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, सारी जुडिशरी के आते हैं उसमें दिल्ली के भी आएंगे, हरियाणा के, एमपी के, सब जुडिशरी के टेस्ट पेपर्स हैं। आप उसके जो भी रिसेंट वाले पेपर है ना, वो वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप रोज ऐसा है कि यार मैं सोने से पहले एक पेपर करूँ, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें वो पोर्शन मत करो, चाहे जो उनके लोकल लॉज है उनको छोड़ दो, वो छोड़ देना, बाकी कर लो, ठीक है। ये तो है जो आपको स्टडी स्पेसिफिक करना है। इसमें एक आपको एक फोकस ये करना है कि जब 90 डेज आप टारगेट कर रहे हो ना कि मेरे को 90 दिन के अंदर सेलेक्ट होना है, तो आपको एटलीस्ट 8 घंटे तो देने पड़ेंगे रोज। कोचिंग के अलावा कुछ टाइम आपको देना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो इससे कम बताना। और अगर 90 डेज है ना, तो इनको पर डे के हिसाब से लो आप। और किसी दिन ये होगा कि यार आज पढ़ाई नहीं हो रही मेरे तो बिल्कुल भी, तो जो पूरा दिन है ना उसको 3 भागों में बांट लेना। जैसे मान लो कि नॉर्मली मैं 3:30 उठ के 4 बजे पढ़ने बैठता था, तो आपका कोई भी रूटीन हो सकता है, मेरे रूटीन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरा पहला स्टडी स्लॉट था ना, वो था मेरे को 4 से 6:30 तक का। अब मान लो कभी ये हुआ कि मैं रात को लेट सोया तो मेरा ये मिस हो गया। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यार आप तो सुबह पढ़ाई नहीं हो तो पूरे दिन नहीं पढ़ते, ये मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट स्लॉट होना आपका, नेक्स्ट स्लॉट मेरा लाइब्रेरी का था 8 से 12 का। इसमें मैं 30 मिनट का ब्रेक भी लेता था बीच में चाय वगैरह के लिए। ये खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भी खराब करो। ट्राई ये करो कि ये कोई बात नहीं उठे, इसको अपन को वापस जीतना है किसी भी हालत में, ठीक है। तीसरा स्लॉट जो था वो मेरा रहता था 3 से 7 का। इसमें भी वो एक ब्रेक रहता था बीच में, मैं बीच में लंच करके सोने का प्रोग्राम रहता था, तो ये वाला स्लॉट था। ये दोनों भी मिस हो गए, कहीं शादी में चले गए, दोस्त के साथ मूवी देखने चले गए, इसको काउंटर करो। फिर लास्ट स्लॉट था, जैसे आप जल्दी सो रहे हैं ना तो आपका 8:30 to 10:30 होगा। ये मैं इसमें सफिशिएंट ब्रेक्स हैं ऑलरेडी आपके घर पे बात करने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, सारा स्लॉट इसमें दिया हुआ है। क्योंकि 7 बजे तक पढ़ोगे तो 8:30 तक आप डिनर भी कर लोगे 1.5 घंटे में, और 10-5 मिनट चैट भी कर लेना, ठीक है। तो ये वाला जो स्लॉट है इसमें टेस्ट दे लो और इसको चेक भी कर लो साथ ही, ठीक है। इसको मेंटेन करने का मतलब ये है कि एक भी अगर मिस हो रहा है ना तो दूसरे वाले को कवर कर लेना, वरना पूरा दिन जाएगा और रात को सोओगे ना तो लगेगा कि यार आज का दिन खराब हो गया। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो, अगर घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया फिर तो नहीं लगेगा। एक ये है कि घर पे कम पढ़ा करो, थोड़ा लाइब्रेरी चले जाओ। घर पे क्या होता है, बेड दिखता है ना तो नींद आती है, कम पढ़ाई होती है घर पे। जजमेंट का इतना मत ध्यान दो, मेन जो चीज़ है ना वो बेयर एक्ट है आपकी 90 डेज के हिसाब से। इसमें बेयर एक्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। एक ही है कि बेयर एक्ट पढ़ना कैसे है वो बताता हूँ आपको, एक मस्त चीज़। किसी के पास बेयर एक्ट है क्या यार? इंग्लिश वाला देना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्री में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे इसकी सेक्शन 2D ले लेते हैं, सेक्शन 2D है, कॉन्ट्रैक्ट वाला ही है ना। इसमें एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है। तो पहली बात तो आपकी यही है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पहले तो, ठीक है ना। अब इससे डिजायर पे, प्रोमिसर पे कौन 2 आदमी काम करेंगे? एक तो प्रोमिस ही करेगा, एक अदर पर्सन, है ना। ये अदर पर्सन करेगा ना, इसी को बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब ये है कि रुपए कोई भी दे सकता है। आपने किसी से करार किया ना तो उसके बेसिस पर उसका प्रॉमिस कोई भी फुलफिल कर सकता है। इसका मतलब ये प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन होता है। ये अब ये क्वेश्चन यहाँ से मेन से पुटअप होता है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ में नहीं दे सकता है, यहाँ दे सकता है, जहाँ तक मेरे को याद है, भूल भी गया हूँ 5 महीने में, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये दोनों बंदे क्या करते हैं, 3 काम करेंगे।
तो अब इसमें कहने का मतलब है कंसिडरेशन कितने टाइप की होती है, ये बोलेगा 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की कौन सी होती है? पहली होती है प्रेजेंट, दूसरी पास्ट या ऊपर नीचे कर लो कैसे भी, और तीसरी फ्यूचर। तो प्रेजेंट में क्या है कि अब नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। और पास्ट में क्या है, नहीं किया था या कर चुका है, तो फ्यूचर में करेगा, करेगा जाएगा ना। हाँ, तो ये पूरी क्या होगी, कंसिडरेशन होगी। अब आपको पढ़ते टाइम क्या करना है, उस डेफिनेशन को ऐसे तोड़ना है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे याद करो, एक बंदा है, उसके नीचे 2 बंदे हैं, वो 3 काम करते हैं, तो आपका ये पूरा याद हो जाएगा। समझ गए? बंदा कौन सा, ये प्रोमिसर है, 2 काम ये कर, 2 बंदे ये हैं, 3 काम ये करेगा। और यहाँ से प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का भी आ जाएगा। डेफिनेशंस, एक वो उसमें पॉइंट छूट गया था, वापस बताता हूँ। डेफिनेशंस जो है ना, वो हर एक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेफिनेशन प्लस इलस्ट्रेशन, प्री मेंस कुछ भी, सबके लिए सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा सीधे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन है, सीधा आपका ज़्यादा कहीं जाने की, इलस्ट्रेशन सीधी पुटअप कर दी, डेफिनेशन में सही पूछ लिया। जैसे इस बार का मेंस का सीपीसी का क्वेश्चन था, डिग्री पूछ ली। मेरे को नहीं लगता कि इतने कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिग्री की डेफिनेशन पूछेंगे। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता मेंस में डिग्री की डेफिनेशन पूछना। तो डेफिनेशन और ये है ना, इसमें बेसिक ये है कि ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पढ़ो, मेंस के लिए डायरेक्ट करो। सबसे पहले कहीं डायरेक्ट में चीज़ कोई एक्सप्लेंड नहीं है, उसके लिए आपको बुक पे जाना है। जैसे ये भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, इसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बहुत सी सारी चीज़ें, जैसे जनरल ऑफर, वहाँ तक पहुँच गए क्या? जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, ठीक है, ये प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब चीज़ें इसमें नहीं बताएगी डायरेक्ट में, तो आपको बुक से करना ही पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, आप भांगिया से करते हो या किससे करते हो। मैंने अवतार सिंह से किया था। एक बार ही ज़िंदगी में करना है ना, तो यहाँ से कर लेना, फिर कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत लेंथी बुक है, मैंने कॉलेज में ही पढ़ ली थी, इसलिए मेरे को आसानी रही। अगर 90 दिन है तो आप ये नहीं कर पाओगे कवर, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। कर तो लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तुरंत खाए हैं जो कर भी लेंगे, पर मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट के लिए बुक कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है सिविल के अंदर SRA, इसमें भी आपको अवतार डायरेक्ट सफिशिएंट है 90%, 90 क्या 98% ही मानो। कुछ इसकी जो इलस्ट्रेशन है ना, वो इसका एक 18 समथिंग का एक एक्ट था, ठीक है ना, उसको इन्होंने रिपील करके 1963 का एक्ट लाए। तो वो कुछ बार SRA की इलस्ट्रेशन इस एक्ट से पूछ लेते हैं, पुराने वाले से, तो वो आपको अवतार सिंह में उसकी इलस्ट्रेशन मिल जाएंगी और केस भी मिल जाएगा। तो आप करना चाहो तो यहाँ से कर लेना, इसकी इलस्ट्रेशन करना चाहो तो। इसमें है ना याद करने का मटेरियल ज़्यादा है SRA में, जैसे याद करने का मान लो या रटने का मान लो। SRA पढ़ाएगा अभी तक आपने किसी ने? SRA नहीं पढ़ाएगा। SRA में एक सेक्शन 41 है, उसमें बताया गया कि इंजंक्शंस कब नहीं दिए जाएंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ 13 कुछ प्रोविजन डाले हुए हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था एक, इंजंक्शन क्या होता है और कब नहीं दिया जाता। ये हालांकि मेरा गलत हुआ था, पर ये ऐसा एक क्वेश्चन है। तो इस मतलब मेंस के लिए भी ये पूछ लिया जाता है। प्री में भी क्या करते हैं ये लोग कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं कि वेयर इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, फिर 4 ABCD दे करके और यहाँ से सीधा क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। तो मेन बात यही है कि 90 डेज वाली जब आप 90 डेज के लिए जब आप टारगेट करोगे ना, तो उसके लिए सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इलस्ट्रेशन, डेफिनेशन, वेरे के कंटेंट्स भी तो करोगे, और लास्ट है टेस्ट सीरीज। सर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर टेस्ट सीरीज सच में बहुत जरूरी है। ये बताओ कि इंग्लिश मीडियम वाले कितने वापस है? आपको सबको पता है ना आपकी हिंदी कमजोर है, तो पढ़ते क्यों नहीं हो फिर? आपको जब पता है कि जब आपकी हिंदी कमजोर है तो डेली 1 घंटा निकालो ना अलग से। मतलब पता है फिर भी ठीक नहीं करना है, ये सही है। देखो मैंने क्या किया था, मैंने हिंदी ग्रामर की अलग से क्लास लगाई थी, एक सर थे उनके पास, ठीक है। ये आपको 70 नंबर में से आप 50 नंबर की एवरेज पढ़ के जाओगे ना, तो 50 नंबर आप ले आओगे। पर आजकल क्या है, कट ऑफ बहुत जाती है। इस बार जनरली कट ऑफ 72 मार्क्स थी, तो आपको लैंग्वेज नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। पिछले 3-4 साल का ये पैटर्न है कि इंग्लिश जो भी आती है ना, वो 10वीं का बच्चा भी कर लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार इजी पूछी जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भ्रम में मत रहना कि इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे। और जिनकी हिंदी बिल्कुल ही खत्म है ना, वो राजस्थान पत्रिका या से का जो एडिटोरियल आता है ना, वहाँ से देख देख के 1 पेज लिख लिया करो रोज, चाहे देख देख के लिख लो, या ऐसे कर लो कि 1 लाइन पढ़ ली फिर उसको लिख लो। उससे 2 काम होंगे, तो आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी। जो अशुद्धियाँ होती है ना, वो आपकी हट जाएंगी बिल्कुल ही। वो धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा कि कहाँ जब मैं की लिखना है तो छोटी मात्रा लगानी है और कहाँ बड़ी मात्रा लगानी है। पता है क्या? ये अपने आप जो हिंदी इंग्लिश ये समझ में आने लग जाएगा। कहाँ जब है लिखना है तब यहाँ अनुस्वार लगाना है, कब नहीं लगाना, ये समझ में आने लग जाएगा। जनरली ये जब प्लूरल होता है ना, तब लगाना है। तो ये आप जब वहाँ से लिखने लगोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई दिक्कत आएगी। अभी तक तो इनका ये ट्रेंड रहता है कि इंग्लिश का पेपर ईजी बनाते हैं, क्योंकि जो अपनी सर्विस में हिंदी का रोल ज़्यादा है, अपने को सारा काम हिंदी में करना है, तो ये इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं। बाकी अगर हिंदी और भी ज़्यादा ठीक करनी है आपको, ग्रामर, तो RPSC के जितने पेपर होते हैं ना, जिनमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, वो पेपर सोल्व कर लेना। कई बार वहाँ से जो एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कई बार एग्जैक्ट पड़ जाते हैं। एक जेलो की एग्जाम लास्ट टाइम जो हुई थी ना, उसका आप हिंदी का पेपर देखना, आपको समझ आएगा हिंदी का कितना लेवल आ सकता है। बहुत ही घटिया पेपर था ये हिंदी का, जो RPSC की तैयारी करते हैं उनसे भी नहीं लाता, ऐसा हिंदी थी इसकी। तो ये वाला पेपर देख लेना एक बार के लिए हिंदी का,
ये इसमें से कई बार ये होता है कि एग्जाम्पल जो एग्जैक्ट होते हैं ना वो एग्जाम में अपने रिपीट हो जाते हैं, ये वाली चीज़ है। क्रिमिनल तो कर लो तो यार, क्रिमिनल में भी आर्ट है। आप जब सीआरपीसी पढ़ने बैठोगे ना तब आपको समझ आएगा कि सीआरपीसी क्या है। बहुतों को इजी लगती होगी सीआरपीसी, सीपीसी इजी है इससे, क्योंकि सीपीसी में कोई आदमी है ना क्वेश्चन बनाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको डर लगता है सीपीसी। इस सीपीसी क्या बड़ा बहुत है कि 52 ऑर्डर है, 158 सेक्शन है, तो आदमी को लगता है कि इतनी मोटी किताब है। सीपीसी सीआरपीसी से इजी है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, ना कोई अमेंडमेंट आती है ना कोई जजमेंट आता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कैसा ही रहता है। सीआरपीसी में क्या होता है, थोड़े दिनों में एक जजमेंट आ जाएगा जिसमें कभी बेल के कुछ दे देंगे गाइडलाइन, कभी किसी चीज़ के दे देंगे। अब आपको बेल के प्रोविजन तो पढ़ नहीं है, साथ में जजमेंट भी पढ़ना है। सीआरपीसी करो ना तो आप प्री के हिसाब से करना पड़ेगा, तो आपको सारा करना पड़ेगा। ये भी बहुत क्या रहता है कि कितना पढ़ें, कितना कितना छोड़ सकते हैं, ये बहुत डाउट रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दें क्या, कुछ मत छोड़ना। अगर पहले अटेम्प्ट में प्री करना है तो कुछ मत छोड़ना, क्योंकि सबसे इजी एग्जाम होता है प्री। अब आपको लगेगा मजाक कि खुद का हो गया इसलिए नाटक कर रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है प्री सबसे इजी, क्योंकि आपने जो पढ़ा उसमें से आपको 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है। कई बार नहीं भी याद आ रहा होगा ना तो इसमें से आप एक टिक कर दोगे। इससे टफ होता है मेंस, इसमें क्या होता है लिखना है, आ रहा है तो भी लिखोगे, नहीं आ रहा है तो भी लिखोगे। और सबसे टफ होता है इंटरव्यू, आपको 1% भी आइडिया नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। आप प्रिपेयर लो करके गए, वो वहाँ पूछेंगे कि राजस्थान में व्हाइट सीमेंट कहाँ मिलती है। सबसे अनप्रेडिक्टेबल, सबसे इजी स्टेप है। जब जेके सर बोलते हैं कि जो प्रीलिम्स निकाल के आए हैं वो कुछ नहीं किया उन्होंने, बोलते कि नहीं बोलते, क्योंकि ये आपको ये सजेस्टिव होता है कि आपने अगर ठीक ठाक भी पढ़ा है ना तो आप आराम से 60 नंबर ले आओगे यहाँ, ठीक ठाक पढ़ा है तो। क्योंकि 4 ऑप्शन है यार, अगर यहाँ पर आप गलती कहाँ करते हो, गलती वहाँ करते हो नहीं, कोई ऐसे तो शब्द आएंगे ना कि नॉट लेस देन, ये भी करना होता है। एक सेक्शन 41 है शायद सीआरपीसी का, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, उसमें से पिछले वाले में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि कन्फेशन कब दिया जा सकता है, तो उसमें आगे लिखा हुआ था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ड्यूरिंग एंड बिफोर इन्वेस्टिगेशन ऐसे करके है। तो वो आप जब सेक्शन ढंग से पढ़ोगे ना तभी सही होगा आपका। तो प्री में तो आपको इस लेवल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आपको उसकी लाइन भी याद है। वो पढ़ाई कैसे होगी जब आपने सेक्शन को तोड़ दिया। मैंने बताया ना वो सेक्शन 2D वाला, वैसे करोगे ना कि एक आदमी है 2 चीज़ें, तो आपको ये 2 चीज़ें याद रहेंगी, ये 3 चीज़ें याद रहेंगी, ये छूटेगा नहीं, ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। सीपीसी पढ़ा हुआ है ना आपने, सीपीसी पढ़ा हुआ है, एविडेंस पढ़ा हुआ है, ये रहे हुए हैं, बाकी सारे आपने कवर कर लिए। सीआरपीसी भी रहा हुआ है। देखो पहले जो रहे हुए हैं ना उनके लिए आपके पास टाइम है अभी। मेरे को जहाँ तक लगता है सर ये कवर करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। कवर नहीं होते हैं तब तो आपको एंड में इसके बुलेट पॉइंट पढ़ के जाना पड़ेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पर इसमें भी आप है ना एक चीज़ कर सकते हो, इनफैक्ट 2 चीज़ें कर सकते हो। इसमें आप इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो बिना सर के पढ़ाए, डेफिनेशन भी कर सकते हो, और इसके वो क्या रहेगा इसमें कंटेंट्स। इसमें आपको किसी की भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है ना, सर की जरूरत। आपने अगर पहले एक बार भी नहीं पढ़ा ना तो भी आप कर लोगे, क्योंकि इसमें सर कुछ पढ़ाते नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको सर क्या पढ़ाएंगे, सर यहाँ खड़े होकर पूछ लेंगे कि हाँ बता कुछ चैप्टर में क्या है, इतना कर सकते हैं सर, वो बाद में काम आएगा। इतना आप बिना पढ़ाई कर लो चाहे, और बाकी जो भी आपके हो गए ना उनको करो और उनके टेस्ट दे दो। तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं यहाँ पे, एक शेड्यूल मिलता है यहाँ पे कि इस एक शेड्यूल में क्या होगा, संडे को टाइम टेबल दिया होगा कि इस एविडेंस का होगा या इसका होगा, उस हिसाब से आप टेस्ट दे लो। और ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें सर की किसी की भी जरूरत नहीं है। इसमें आपका एफर्ट लगेगा कि अगर आप चाहे जुडिशरी में हो चाहे नहीं हो, 3 एक्ट है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उनको, तो आपको अगर लॉ में आपको कैरियर बनाना ना तो आपको करने ही पड़ेंगे। सीआरपीसी करनी पड़ेगी और सीपीसी करनी पड़ेगी और एविडेंस करना पड़ेगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। ये इसलिए करने पड़ेंगे, सारा प्रोसीजर है यार ये। अगर वकालत भी करोगे ना तो इनके बिना कुछ नहीं होगा। आपको जब पता ही नहीं है समन्स केस की ट्रायल कैसे होगी तो आप कैसे केस लड़ोगे। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें आप अभी से अच्छे से करोगे ना, और मैं आपको बता दूं कितना ही तुर्रम खाओ होगा, इवन मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरे को भी ये पूरे नहीं आते, क्योंकि प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है ना इन एक्ट्स की वो टोटली डिफरेंट है एक्ट से। वो कुछ होता ही नहीं है। वो बोल दिया कि 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। कौन करता है 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है क्या कोई? स्टेटमेंट फाइल करते हैं, साथ में एप्लीकेशन लगा देते हैं, ये माफ़ कर दो बहुत दिन बाद आया हूँ। तो ये होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इनकी अलग है। इधर से कोई अभी बताया ना मैंने, इंटरव्यू जो है ना वो सबसे टफ चीज़ है। आप प्रिपेयर लो करके जाओगे, वो आपको जीके पूछेंगे। जीके मुझे भी नहीं आती थी भाई, पर जब आप मेंस कर लोगे ना तो क्लासें लगती है यहाँ पे, तो 7-8 क्लासें लगवाई जाती हैं जीके की। मुझे इतना भी नहीं पता था जीके का कि भाई मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ 4 कौन सी फेमस चीज़ें हैं, ये भी नहीं पता था। तो वो आप जब इंटरव्यू वाले फेज में आओगे ना तो वो आप कर लोगे। सबसे पहले इस पर ध्यान दो, और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और सबसे ईजी एग्जाम है। सब आयरनी ये है कि ईजीएस्ट एग्जाम स्टिल आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। मेंस में सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और मेंस कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये क्लियर किया है ना, तो अगर तुक्के से किया है तो वो तो 2-4 लोग ही होंगे कि जिनके भाई तुक्के लगाए और उनके 80% तुक्के सही हो गए। वो बहुत रेयर कैंडिडेट होते हैं।
बाकी जिनके भी होते हैं ना तो उन्होंने एक लेवल तक तो पढ़ा होता है, तब उनको बस उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तो मेंस उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले प्री पे फोकस करो। मेंस कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज करते हैं, वो भी कर सकते हो आप, वो भी अच्छी चीज़ है कि आपने प्री में तो दिया कि आपने सजेस्टिव आंसर करे, और मेंस के लिए आपने याद करके लिखा है, तो आप और बेटर पोजीशन में हो। अब आप है ना जब भी पढ़ते हो ना, तैयारी करते हो, तो कैसे करनी है, मेजर जो एक्ट है और इधर माइनर एक्ट है। मैं जनरली क्या करता था कि मेजर जो एक्ट लेता था, जैसे मान लो मैंने सिविल का लिया मेजर, सिविल में मेजर क्या है, सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टीपीए है और कॉन्ट्रैक्ट है। जब मैं ये लगा तो मैं इधर का माइनर लेता था, इनडिसेंट ले लिया, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ले लिया, पॉक्सो ले लिया, ऐसा कुछ। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको, इसमें लगेगा टाइम। मैंने आपको बताया कि 10 दिन तो जब लगेंगे जब आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें 10 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इसमें टाइम लगता है ना, तो दिखता है कि यार 18 एक्ट है मेरे, तो अभी एक भी नहीं हुआ, तो आदमी डिमोरलाइज हो जाता है। वो नहीं करना अपन को, अपनी सैंक्टिटी अपन को कॉन्टिन्यूसली बरकरार रखनी है, तो अपन को एक माइनर लेके चलना पड़ेगा। इनडिसेंट 30 मिनट का एक्ट है, इतने में इनडिसेंट हो जाएगा। एसआर इसमें जाओगे ना आप, ये 3 घंटे का एक्ट है, एक बार पढ़ लिया ना, सिर्फ 3 घंटे का एक्ट है, कुछ भी नहीं इसमें। पॉक्सो है ना, ये थोड़ा लंबा एक्ट है, इसमें टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, इसमें ना स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश करे हुए हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो इसमें जो एविडेंस लेने का जो है ना, वो कहीं और भी है, तो आपको वो एक्ट याद आता रहेगा कि यार ये मैंने कहाँ पढ़ा है, वो दिक्कत रहेगी यार। ये मत पूछो, मेरा तो बहुत टाइम हो गया। रिवीजन की अगर आप बात करोगे ना, तो रिवीजन तो मैंने यार, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैंने अब सर इसलिए बोल के कहा कि वो बात मत बताना, 90 दिन से कम मत करना, तो वो मत पूछो, ठीक रहेगा। मैंने 17 दिन में भी रिवीजन किया था। ज़्यादा में तो मैं जो आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ना, वो 90 डेज में आप आराम से कर सकते हो, वो भी मिनिमम 8 घंटे पढ़ के। इससे कम जाओगे तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर इतना करोगे ना, एक चीज़ नोटिस करो आप, 90 डेज है, ठीक है, इसमें मिनिमम 8 घंटे कितना होता है, छोटा टाइम नहीं है। 720 घंटे बहुत होते हैं, बहुत वक्त होता है 720 घंटे। 8 घंटे जब आप, अभी मेरे को पता है इस क्लास में से 5 बच्चों के भी 8 घंटे नहीं आ रहे, जब आप यहाँ जाओगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आगे कैसे जाना है। यहाँ आओ पहले। एक चीज़ और याद रखना, ये है व्हाट्सएप, ये है ट्विटर, और ये है हॉटस्टार, ये है नेटफ्लिक्स, ये स्नैपचैट, ये इंस्टाग्राम। इनसे आप आरजेएस नहीं बनोगे, ठीक है। स्टडी करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि बन जाओ, ये भी 100% श्योरिटी नहीं है, ये आपका लक है। इसके बाद मेंस में 368 बच्चे, इंटरव्यू के लिए 368 बच्चे आए थे यार, सेलेक्ट कितने हुए हैं, पीछे कितने बच गए, 248 बच्चे। इन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी क्या, ये अनलकी थे, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सिर्फ एक चांस की बात है, सिर्फ एक चांस कि मेरे 2 नंबर ज़्यादा थे इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिसके 2 नंबर आ जाते वो मेरे को आज देख के गालियाँ निकाल रहा है कि इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ये रियलिटी है जीवन की। ये बच्चों ने मुझसे ज़्यादा ही मेहनत करी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% बात है, बट दे वर नॉट लकी इनफ। पढ़ोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप पढ़ते हो इसका मतलब ये आपका हक नहीं है कि आप आरजेएस बन जाओगे। पढ़ के सिर्फ आप एक अच्छे लीगल स्टूडेंट बनोगे, कि अगर आरजेएस भी नहीं बने तो वकालत तो अच्छी कर ही लोगे यार। वकालत नहीं करोगे तो किसी टीचर में प्रोफेसर तो अच्छे बन ही जाओगे किसी कॉलेज में, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, बस इतनी ही गारंटी है। सर एक बात बोलते हैं कि युद्ध में सिर्फ युद्ध की गारंटी होती है, हार जीत की गारंटी नहीं होती, वो फैक्ट बात है। ये आपका युद्ध है आरजेएस, इसमें आप सक्सेसफुल होगे नहीं होगे कोई गारंटी नहीं है। मैं पिछला जब मैंने अटैम्प्ट दिया था ना, तो मेरे एग्रीगेट स्कोर था 120.5, ठीक है। उस टाइम जनरल की कट ऑफ थी 124, ओबीसी की कट ऑफ थी 120, ठीक है। मैं ओबीसी में आता हूँ, ठीक है। मेरा स्कोर क्या था, मेरा स्कोर था मतलब क्रिमिनल में मेरे 33.5 नंबर थे। अगर सिर्फ मेरे 1.5 नंबर होता ना तो मैं यहाँ क्वालिफाई होता। 2 दिन मैं बहुत इस चीज़ पे बहुत रोया था 2 दिन, पर इसका फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम कुछ बहुत बड़े ब्लंडर करे थे, आई वॉज नॉट लकी इनफ दैट टाइम। और जब भी आप फेल हो जाओगे ना, तब आप हमेशा खुद की प्रोसेस पे डाउट करोगे, खुद पे डाउट करोगे, जो कि करना भी चाहिए। पर जब फेल हो जाता है ना आदमी, तो सिर्फ आपको एक चीज़ पे देखना है कि मुझसे गलती कहाँ हुई।
सिर्फ इसको इम्प्रूव कर लो। आप सबकी सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या है? टेस्ट देने के बाद कभी भी टेस्ट को ढंग से चेक नहीं करते, आप उसको ले जाके पेपर को घर पे रख देते हो। ये मेरी भी दिक्कत थी। अपन कभी नहीं देखते कि यार ये क्वेश्चन था, ये मैंने उस टाइम किया था, तो ये मेरे को आता था या मैंने तुक्का लगाया था। जब तक आप इसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे ना तो दिक्कत आएगी यार हमेशा। और एग्जाम है ना, एग्जाम के पहले मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, बेसिक चीजें कभी मत छोड़ना। कुछ लोग क्या होते हैं, सोते ही नहीं है, फिर एग्जाम में अब आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, स्ट्रेस आउट हो जाते हो। मेरा जनरली आरजेएस का क्या होता है, 2 से 4 एग्जाम होता है शाम को, ठीक है। मैं 12 बजे से लेकर के 1:15 तक सो रहा था। मुझे ये था कि सो के जाऊंगा, बढ़िया दिमाग फ्रेश काम करेगा। मैं नहीं बोल रहा आप ये करो, ये मेरे लिए काम करती है चीज़। एक तो टाइम ऐसा ऑड है कि आप वैसे आलस में आ जाओगे, और फिर आप जा रहे हो आराम से, और एक एग्जाम का प्रेशर हो रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो आराम से रिलैक्स करो, कुछ नहीं होने वाला। मेंस में जनरली लोग क्या होता है, इंटरव्यू की बात बताता हूँ। इंटरव्यू में गया, मेरे पास एक कैंडिडेट बैठा था, वहाँ वो ऐसे शीट लेके आया था, एक कॉपी, उसमें से पढ़ रहा था। अब उसका लॉजिक है क्या वहाँ पे कोई? अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तब तो वो आपको वैसे भी कुछ काम नहीं आने वाली वो डायरी। और अगर आपने ठीक ठाक पढ़ी लिया तो भी वो कोई काम नहीं आने वाली। एग्जाम के एक दिन पहले पता आप क्या करते हो, ये पहला पन्ना आप पढ़ रहे हो, एक लाइन पढ़ते लगता है कि यार उस सेक्शन में क्या था, आप इसको बंद कर देते हो, फिर वो पन्ना खोलते हो। कितनों के साथ होता है? 100%। सबके साथ यही होगा। जब एग्जाम जब प्री देने जाओगे ना, सबके साथ यही होगा। उस दिन सिर्फ टाइम पास करना है आपको। टाइम पास कैसे करना है? किताबें खोल खोल के। ऐसे मत करना है किताबें छोड़ दी, वरना तो फिर क्या वो सिनेरियो इमेजिन करोगे कि आप एक्चुअल में एग्जाम में बैठे हुए हो और मेरे को आ नहीं रहे यार, मैं क्या करूंगा, वो मार नहीं भरी गई, ऐसी उल्टी उल्टी चीज़ें याद करोगे। सिर्फ पन्ने पलटते पलटते टाइम निकाल देना बस, और टाइमली सो जाना, और कुछ भी नहीं है। आपने अगर ठीक ठाक पढ़ाई करी है ना, जो मैंने अभी 90 डेज वाला बताया ना, वो जो लोग 90 डेज 8 घंटे पढ़ेंगे ना, उनसे मिल लेना आप इन 90 दिन के बाद। वो खुद ही मिल लेना अपने आप से। यू वुड बी डिफरेंट पर्सन, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। ये नहीं है कि आपको 100% बेरेक्ट आता है अब, बट आपको एटलीस्ट 10% तो आता है। यू आर बेटर देन द मोस्ट। जब पिछली बार मेरा नहीं हुआ था ना, तो मेरे को ये डाउट हो गया था कि यार मेरे को आरजेएस करना चाहिए क्या, कि करूं कि नहीं करूं। ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम दे दिया है इसको, तो छोड़ दूं क्या आरजेएस? तो फिर एक चीज़ जो मेरे उस टाइम दिमाग में आई थी कि यार ये काम है, इसमें मैं एटलीस्ट 20% 30% तो आ ही गया हूँ। जैसे मान लो आरजेएस जाने के लिए यहाँ से चालू करना है आपको, और आपको यहाँ तक पहुँचते ही आप आरजेएस बन जाओगे, तो मैं यहाँ तक तो आ ही गया। अब मैं कुछ नया काम चालू करूँगा, तो मुझे यहाँ से चालू करना है। तो आई एम ऑलरेडी बिहाइंड सो मच, इजंट इट? तो मुझे लगा कि यार जो ये वाला फेज है ना, इसको यहाँ तक लेके जाने का प्रयास करते हैं एक बार और इस बार ये नहीं रखते कि यार कमी रह गई। एग्जाम के वक्त मैं ये बोलने लग गया था कि यार मैं अब जयपुर छोड़ रहा हूँ, मैं परेशान हो गया जयपुर से। मेरा ये था कि बस ये आखिरी है यार, अब ये नहीं कर सकता मैं काम। क्योंकि यार जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी रुक जाती है। अगर आप सीरियस से तैयारी करते हो तो आप घर किसी दोस्त की शादी में नहीं जा सकते, आप मूवी देखने जाते हो तो भी गिल्ट फील होता है आपको कि यार मैं क्यों आ गया यहाँ। घर जाते हो तो लगता है कि घर वाले बोलते बेटा कितने दिन रहेगा, तो आप खुद ही बोल देते हो कि आते ही बैग नहीं रखा, उससे पहले पूछ लिया कितने दिन रहेगा, तो चला ही जाता हूँ कल। ये फेज भी आ जाता है। वो उनकी गलती नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि ये घर आने के चक्कर में टाइम वेस्ट ना कर दे। उसको कभी भी टाइम वेस्ट मत मानना आप। जो आपका सरप्लस, आप टाइम खराब ज़्यादा करते हो। मैंने पिछली बार जब आया था ना, मैंने एक ना टाइम पास बुक की बात करी थी। अगर किसी ने वो वीडियो देखा है तो देखा है, किसी ने देखा है क्या? ये आप लोग नहीं करते हो, आप में से अभी भी एक भी आदमी नहीं कर रहा हो। यार ये देखो आप, इसमें आपको पता चल जाएगा कि टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। आप पता है क्या करते हो, आप ज़रूरी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर देते हो कि यार मेरा टाइम नहीं बच रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मम्मी से नहीं बात करूँगा, घर पे नहीं बात करूँगा, इस बार होली पे घर नहीं जाता, इस बार दिवाली पे। ये करते हो आप। ज़रूरी चीज़ों को मत छोड़ो। आप सक्सेसफुल हो भी गए और आपके घर वालों से आपकी नहीं बनती, तो सेलिब्रेट किसके साथ करोगे? नहीं कर पाओगे ना। वेस्ट वाली चीज़ों पे जाओ आप। अभी आप अपने फ़ोन निकाल लेना और आप देख लेना, उसमें जो स्क्रीन टाइम है ना आपका, वो मिनिमम 5 घंटे होगा। नहीं है तो मुझे बता दो। 100% कैंडिडेट का मिनिमम स्क्रीन टाइम ये है। मिनिमम बता रहा हूँ, कुछ मारते होंगे मेरे जैसे जो 12 घंटे भी जा रहे हैं। अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो फ़ोन ही चलाऊँगा यार, 12 घंटे भी जा रहे हैं। ये कम करने की ज़रूरत है आपको। मैं इंस्टाग्राम अभी नहीं चलाता यार। कुछ होते हैं कि भैया आप रिप्लाई नहीं करते, मैं चलाता ही नहीं हूँ।
मैं 7 दिन इंस्टाग्राम चलाता हूँ, इतने में मैं इससे बोर हो जाता हूँ। क्या है, वही लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ है तो है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर ये होता है 15 दिन बाद लगता है कि यार कुछ फन नहीं है लाइफ में, फिर वापस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इसको कम करना है आपको। घर वाला टाइम मत कम करो। लोग एक्सरसाइज का टाइम कम कर देते हैं। खाना भी खाते वक्त भी आंच कॉपी लेके बैठेंगे घर वालों को दिखाने के लिए। अरे सूडो इंटेलेक्चुअल मत बनो यार, दिखावटी काम थोड़ी करने। बी रियल टू योरसेल्फ। अगर आप मजाक करते रहोगे ना तो मजाक ही हो जाएगा। 8 घंटे मैं बोल रहा हूँ ना, 8 घंटे आप करके तो देखो। बहुतों को लग रहा है कि 8 घंटे में कोई एग्जाम निकलती है क्या? 90 दिन करके देख लेना 8 घंटे। एग्जाम निकलने के लिए इसकी गारंटी नहीं है, पर आप अच्छे लो स्टूडेंट जरूर बन जाओगे। 2 आदमियों से मिलोगे ना तो 4 बात आपको ही पता होगी। और कुछ पूछना है? हाँ भाई। क्या भाई? इलस्ट्रेशंस कितनी बार पढ़ी? 3-4 बार पढ़ी है? सही बता। देख, या ये कर लिया क्या? ये हो जाएगा। ये वक्त लगता है। मेरे को एक बात बता भाई, सिंपल सी बात तेरे से पूछता हूँ, ये बिल्डिंग बनाने में कितने दिन लगे? ताजमहल बनाने में कितना टाइम लगा? गुड थिंग्स टेक टाइम। रूटीन होता है ना, रूटीन, उसको बनाने में आपको 30 दिन लग जाएंगे और टूटने में 2 दिन। दूसरे दिन 2 दिन नहीं किया ना आपने वो सेम चीज, तो तीसरे दिन उतना ही जोर आएगा जितने पहले दिन आया था। सबसे बड़ी डिसिप्लिन और रूटीन की यही प्रॉब्लम है। इलस्ट्रेशन आपको याद नहीं करनी है, इलस्ट्रेशन आपको समझनी है कि इसको इसने कैसे किया। उसमें वो जो वर्ड्स है ना वो आपको याद रखने हैं। आप है ना एविडेंस जब पढ़ो ना, उसमें सेक्शन 7, 8 और 9 पढ़ना। उन तीनों की इलस्ट्रेशंस इतनी मिंगल्ड अप है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें कि यार कौन से सेक्शन की इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में लगेगी। पर उनको तोड़ के पढ़ना आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा कहाँ तो मोटिव की बात हो रही है, कहाँ प्रिपरेशन की बात हो रही है और कहाँ एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टरी की बात हो रही है। ये और बहुत ज़्यादा, अब जैसे एक रोटी है तो एक साथ खा जाओगे, उसको तोड़ के खाओगे ना तो आसान रहेगा और डाइजेस्ट भी ढंग से होगा। सिंपल जो लाइफ के हैक्स है ना उनको पढ़ाई पे भी लगाने की कोशिश करो। और कुछ सब्जेक्ट का टाइम कैसे डिवाइड करूं कि 8 घंटे है तो ये हो सकता है कि मैं दिन में 8 सब्जेक्ट पढूं या फिर 4 मेजर रखूं? यार टाइम जो है ना वो आएगा आपका एक बार ढंग से पढ़ने के बाद। पहली बार कुछ आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। मेरे को तो नहीं हुआ था, शायद पता नहीं किसी को वो ट्रिक मिल गई हो। पहली बार पढ़ने में मेरा ये होता था कि यार जब मैंने पहली बार जे पढ़ा था मेरे को 1 महीना लग गया था, बट उसके बाद मुझे कभी भी 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगा। वो पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो ना तो हो सकता है कि आपने जो टारगेट खुद के लिए सेट किया ना उससे आप बाहर चले जाओ। जनरली जैसे सीआरपीसी पढ़ते हैं ना तो उसमें सेक्शन 1 से 105 तक पहले सबसे स्लॉट में आदमी डिसाइड करता है कि ये सेक्शन करूँगा मैं। आईपीसी पढ़ता है ना वो क्या करता है, वो 1 से लेकर के 120B तक करता है। यही करते हो ना आप लोग। और एविडेंस पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर के 55 तक करोगे। ऐसे स्लॉट बनाते हो ना। हो सकता है कि आपने आज के लिए ये डिसाइड किया ना इसमें से कुछ रह गया हो, कोई बात नहीं, कल कर लो यार। बट इसको बहुत ज़्यादा डिले, इसको दिल पे मत लाने दो कि यार मैंने तो इतना ही किया उतना ही किया। इस सीआरपीसी में इनमें टाइम लगता है यार, ये बहुत, इनमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप कोई लाइन छोड़ नहीं सकते कि यार ये क्या है। आप जैसे शुरू में एक लाइन आती है नॉन ऑब्स्टेंडेंट क्लॉज बोलते हैं उसको, कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट देयर इन, वो भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एक्सेप्शन बन गया है उस प्रोविजन का। तो अगर पेपर सेटर ढंग का होगा ना तो वो उस नॉट विद स्टैंडिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना देगा आपके लिए। इट इज़ नॉट ईजी, और इजी होता ना तो हर एरा गैरा यहाँ आपके साथ बैठा होता। राजस्थान जुडिशियल सर्विस का कार्डर है 3000 कैंडिडेट उनका, तो जुडिशियल ऑफिसर्स का तो। और जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, किसी को ध्यान है क्या? 7-8 करोड़ से होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं कितनी है। आप उन 7-8 हज़ार लोगों में से वो 3000 लोग हो जो जाके आगे बनोगे। तो आप ये समझ रहे हो ना कि आसान है, आसान तो नहीं होगा, पर इसमें गिव अप मत करना। बहुत सारे ऐसे फेजेज आएंगे जब आपको लगेगा कि यार कोई साथ नहीं है। अब मैं आपको ना एक, जो मैंने सेकंड जब मैंने अटेम्प्ट दिया था ना, मैंने उस टाइम मैं लिखता भी हूँ तो उस टाइम मैंने एक चीज़ लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ, मज़ा आएगा। ये कुछ इस तरह की, बहुत चल लिया इस सफ़र में, अब तो नया सफ़र चाहिए। उस टाइम लगने लगा था कि यार अब आज छोड़ ही देना चाहिए।
तो बहुत चल लिया इस सफ़र में, अब तो नया सफ़र चाहिए। नाकामियाँ देख ली मैंने मेरे हिस्से की, अब तो सफलता चाहिए। दौर यहाँ के तौर यहाँ के सारे देखे मैंने। अब जो आगे की लाइन है ना, वो मतलब बदलती हुई कल्चर पे है, मतलब लड़कियों पे नहीं है, ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगे तो दौर यहाँ के तौर यहाँ के सारे देखे मैंने, शॉर्ट्स को भी शॉर्ट होते देखा है। अब बहुत देख लिया इस शहर को, अब तो शहर नया चाहिए। नाका बहुत चल लिया इस सफ़र में, अब तो नया सफ़र चाहिए। फिर था कि माँ बाप को छोड़ अब तो बाकी सारी दुनिया से ताने आने लगे। दुनिया का तो क्या कहूँ, अब तो खुद के साये भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। इतना सुन चुका हूँ इस शोरगुल को अब तो इससे मुक्ति चाहिए। नाकामियाँ देख ली मैंने मेरे हिस्से की, अब तो सफलता चाहिए। फिर था कहते हैं मांगने से सब मिलता है यहाँ, कहते हैं मांगने से सब मिलता है यहाँ, शिद्दत से मांग कर देखो। हे भगवान, अपने हर भक्त की तरह मुझको भी अपनी कृपा दृष्टि से देखो। इतने वक्त से चल रहा है इस सफ़र में, ज़रा मेरा भी सफ़र देखो। देख लो कि थक गया अब यही एक काम करते करते, रोज़ लाइब्रेरी जाना कितने दिन अच्छा लगता है, तो देख लो कि थक गया अब यही एक काम करते करते, कब तक करूँगा इस नौकरी के लिए संघर्ष, मुझको भी ये नौकरी देकर देखो। झोंक दूंगा खुद को शिद्दत से इसमें, बस ये एक नया सफ़र चाहिए। नाकामियाँ देख ली मैंने मेरे हिस्से की, अब तो सफलता चाहिए। ये उस टाइम मैंने लिखा था।